अध्याय 36। अनुवादक झुआंगजी। संपादक टैग गया। पश्चिमी राजा का स्वर्णिम मातृ महल शहर के पूर्वी द्वार के बाहर स्थित है, जो इंपीरियल अकादमी 1 से ज्यादा दूर नहीं है। शहर के द्वार से 1 या 2 मील और आगे चलें और आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जो न तो दूर है और न ही पास। वेई शाओ अपने साथ कोई अनुचर नहीं लाया था। अपने सामान्य कपड़े पहने हुए वह अकेले घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर निकला और सीधे रानी माँ के महल की ओर बढ़ा। एक राष्ट्रीय अकादमी राज्य द्वारा निर्मित एक स्कूल, जैसे इंपीरियल अकादमी या इंपीरियल कॉलेज। क्योंकि महल का अभी अभी जीर्णोद्धार हुआ था, अंदर अभी भी कुछ अधूरे काम थे, शिल्पकार अभी भी सोच रहे थे, इसलिए आज महल खुला नहीं था। मुख्य द्वार खुला था। बाहर वेई परिवार की गाड़ी खड़ी थी। उसके बगल में एक कोचवान और कुछ अनुचर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वेई शाओ अपने घोड़े पर सवार होकर मुख्य द्वार से कुछ दूर एक खुली जगह पर पहुंचा। इस समय वहां 20 से 30 लोग एक साथ भीड़ में थे। वे सभी पास की इंपीरियल अकादमी के शिष्य थे। उनकी उम्र 15 से 16 वर्ष के बीच थी। कुछ की उम्र 20 से अधिक थी। इस समय उन शिष्यों ने नेशनल एकेडमी के अंदर किताबें पढ़ने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर मुख्य द्वार की ओर देखने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोगों को, क्योंकि उन्हें अच्छी सीट नहीं मिली, सड़क के किनारे एक पेड़ पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मुख्य द्वार के अंदर कोई दिलचस्प नाटक चल रहा हो। वेई शाओ थोड़ा और करीब आ गया। सभी शिष्य दरवाजे के अंदर अपना ध्यान लगाए हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने पीछे आते हुए नहीं देखा और वे बातें करते रहे। आप कब बाहर आओगे? हमने बहुत लंबा इंतजार किया है। वहां लगभग। ट्रुओंग हुइना को कविता और चित्रकला का शौक है। काओ बो हाई ने भित्ति चित्र बनाने के लिए यहाँ आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से पहले वे किसी अन्य को यहाँ आने की अनुमति नहीं देंगे। भाई ट्रुओंग अब और नहीं रुक सका, इसलिए वह कल चुपके से यहाँ आ गया। मूल रूप से उसका इरादा काओ बो हाई की पेंटिंग को देखने और अंदर घुसने का अवसर खोजने का था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात लेडी क्वान हो से हुई, जो सही समय पर बाहर आ रही थी। त्रुओंग हुइना के अनुसार यह इतना सुंदर क्यों है? इतना ही। पास में खड़े शिष्यों के एक समूह ने यह बात सुनी और वे बहुत प्रभावित हुए। मैडम क्वान हो का न केवल रूप सुंदर है, बल्कि उनकी लिखावट भी बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि काओ बो हाई को भी उन्हें प्रस्तावना लिखने के लिए आमंत्रित करना पड़ा, जो देखने के लिए पर्याप्त है। मैंने सुना है कि काओ बो हाई को वास्तव में महिला की लिखावट पसंद है। उन्होंने कहा कि यह लेखन की एक नई शैली है, यह बहुत ताज़ा लगती है। आर्किड के फूलों के बीच से नाचती हवा की तरह, अपनी अंतर्निहित शांत उपस्थिति को खोए बिना सुंदर और सुरुचिपूर्ण, मानो फोंग थान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। इस तरह का मूल्यांकन वास्तव में लोगों को मोहित कर देता है। काश हम मैडम की लिखावट पहले ही देख पाते। शिष्य जोश से बातें कर रहे थे। हर कोई एक दूसरे से अलग कुछ कह रहा था। वेई शाओ ने अपना घोड़ा रोक दिया। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसका चेहरा उदास हो गया। बाहर, बाहर मत बोलो, आवाज मत करो। हरे रंग की दीवार वाले गेट के अंदर से एक आकृति प्रकट हुई और आगे बढ़ी। ऐसा लगा कि महिला बाहर निकलने वाली है। पेड़ की चोटी पर चढ़े शिष्य ने सबसे पहले उसे देखा। वह खुशी से जोर से चिल्लाया। हर कोई उत्साहित था, एक दूसरे को धक्का देकर आगे चढ़ने के लिए प्रयास कर रहा था। परिणामस्वरूप उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग की थोड़ी मोटी महिला को बाहर निकलते देखा। हर कोई निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और अफसोस से आहें भरने लगा।
वेई शाओ ने तुरंत उस महिला को जुआन नुओंग के रूप में पहचान लिया। वह गाड़ी के पास गई और हल्के नीले रंग का रेशमी लबादा लिया जो देर से आने वाले वसंत के मौसम के लिए उपयुक्त था, फिर मुड़कर वापस अंदर चली गई। शिष्य सभी दुखी दिख रहे थे, लेकिन निराशा बीत जाने के बाद वे उम्मीद बनाए रखते हुए मार्क्विस की पत्नी की सुंदरता के बारे में उत्साहपूर्वक चर्चा करते रहे। इस समय सबसे ऊंची शाखा से चिपके हुए शिष्य ने गलती से पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वेई शाओ उसके पीछे सड़क के किनारे घोड़े पर बैठा है। इससे पहले जब वेई शाओ शहर में दाखिल हुआ था तो उसने उसे सड़क के किनारे खड़े देखा था। छाप बहुत स्पष्ट थी, इसलिए उसने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। चिल्लाते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई, मार्क्विस यहाँ है। उसके अंग भी शिथिल हो गए। वह अब पेड़ की शाखा पर चढ़ भी नहीं सकता था। एक धमाके के साथ वह जमीन पर गिर गया, उसका नितंब लगभग फूल गया। शेष लोगों ने आवाज सुनी और एक साथ अपना सिर घुमाया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके पीछे घोड़े पर सवार एक और राजसी युवक आ गया। उसका व्यवहार राजसी था। उसकी नज़र जहां भी जाती, वह जगह एक पल के लिए शांत हो जाती। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। इंपीरियल अकादमी के शिष्यों, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय तुम यहाँ उपद्रव मचाने के लिए इकट्ठा होते हो। तुम अब अधिकारी नहीं बनना चाहते, है न? वेई शाओ ने ठंडे स्वर में कहा। आजकल शाही दरबार में अधिकारियों का चयन करने का मुख्य तरीका सिफारिश के माध्यम से होता है। इसके अलावा अदालत ने इंपीरियल अकादमी की भी स्थापना की। सभी स्थानीय जिलों के अपने राष्ट्रीय स्कूल थे, जो प्रतिभाशाली युवा पुरुषों और उत्कृष्ट व्यक्तित्वों को यहाँ अध्ययन करने के लिए स्वीकार करते थे। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में उत्कृष्टता के साथ उत्तीर्ण होता तो उसे अधिकारी बनने के लिए अदालत में नामित किया जाता या उसे एक निश्चित महत्व का पद दिया जाता। 2. प्रतिभा और शिक्षा। प्रतिभा और शिक्षा राष्ट्रीय अकादमी के शिष्यों के चयन मानदंड, हालांकि नाममात्र रूप से प्रतिभा और चरित्र के 2 मानदंडों पर आधारित थे, वास्तव में वास्तविक गरीब शिष्यों की एक छोटी संख्या 3 को छोड़कर, जिन्हें विशेष रूप से भर्ती किया गया था, बहुमत कुलीन परिवारों से आया था। इंपीरियल अकादमी के ये शिष्य सभी कुलीन परिवारों या अमीरों के बच्चे हैं। वे आम तौर पर पढ़ाई नहीं करते, वे सिर्फ इंपीरियल अकादमी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखने वाले लोग हैं, जो बाहर जाकर अर्धाधिकारिक पद पाने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। नेशनल एकेडमी में रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी उबाऊ थी। मैंने सुना कि कल वेई हवेली की युवा मैडम खुद पश्चिमी राजा के गोल्डन मदर्स हॉल में भित्ति चित्र बनाने के लिए आई थी। उनका रूप आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। पूरा समूह वासना के विचारों से भरा हुआ था। 4. इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि आज कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, पूरा समूह इकट्ठा हुआ और उसे देखने के लिए दूर से यहाँ भागा। उम्मीद है कि उसे एक झलक मिल जाएगी। किसने सोचा होगा कि उसे देखे जाने से पहले ही वेई शाओ ने उसे पकड़ लिया था। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हर कोई अपनी सांस रोककर खड़ा था और गंभीरता से खड़ा था, इस डर से सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि दूसरा व्यक्ति उनके चेहरे को याद कर लेगा। 3. गरीब परिवार। गरीब परिवार। 4. भटकते विचार। बेतहाशा सोचते हुए, बेकाबू घोड़े की तरह उथल पुथल में वेई शाओ ने भौहें सिकोड़ी और शिष्यों की ओर देखा। आधे दिन के बाद उसने आखिरकार यह शब्द कहा, चले जाओ। यह सुनकर शिष्यों को लगा जैसे उन्हें माफी मिल गई हो। वे सब उसे सम्मान देने के लिए दौड़े, फिर मुड़कर गायब हो गए। वेई शाओ ने शिष्यों की पीठ की ओर देखा जो टूटे हुए घोंसले से पक्षियों की तरह बिखर गए थे। एक नाराजगी भरी खर्राटों की आवाज निकाली, फिर मुख्य हॉल के दरवाजे पर पहुंचे।
टियो कियो को यहाँ लाने वाले नौकरों ने उसे आते देखा और जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर भागे। गुई थियो अपने घोड़े से उतरा और महल के पीछे भित्ति चित्र की दीवार पर जाकर खड़ा हो गया। भित्ति चित्र पहले ही बनकर तैयार हो चुका था। काओ हेंग वास्तव में बोहाई के मुकुट के रूप में अपने खिताब के योग्य थे। कई मीटर ऊंची पेंटिंग दीवार पर फैली हुई थी। रानी माँ का चेहरा भी बहुत स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। परी रेशम फड़फड़ा रहा था। दीवार के बादल और रेत 5 और पक्षी सभी दिशाओं में उड़ गए, मानो बादलों पर कदम रखकर यहाँ आ रहे हों। पेंटिंग गंभीर और अत्यंत अलंकृत दोनों थी। चमकीले रंगों ने लोगों को प्रशंसा का एहसास कराया। जियो कियाओ 2 दिनों से शिलालेख लिख रही थी और अब वह समाप्त हो गई थी। पेंटिंग के साथ मिश्रित उसके शब्दों ने पेंटिंग को और भी अधिक जीवंत बना दिया, मानो किसी ड्रैगन ने अपनी आंखें चित्रित की हों। लेकिन वह जल्दी में नहीं गई। उसने नीला लबादा पहना जो जुआन नुओंग ने अभी अभी पहना था और काओ हेंग के साथ मिलकर नए बने भित्तिचित्र के सामने खड़ी हो गई। जियाओ कियाओ ने अपना सिर उठाकर भित्ति चित्र को देखा। इस समय काओ हेंग बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात पर चर्चा कर रहा था। 5 दीवार बादल रेत शुभ बादल कुछ ही दूरी पर जुआन नुओंग और 2 नौकरानियां थीं। ngू थियू थोड़ा और करीब आ गया। धीरे धीरे वह टियो कियू और काओ हेंग के बीच की बातचीत को साफ साफ सुन सकता था। पता चला कि वे समकालीन सुलेख पर चर्चा कर रहे थे। वेई शाओ ने गाओ हेंग को यह कहते सुना, चट्टान पर लेखन और बुद्ध की मूर्तियों की बात करें तो मैं वास्तव में युनमेन की तकनीकों, उनके मुक्त प्रवाह वाले ब्रश स्ट्रोक, उनके खुले ब्रश स्ट्रोक, सील लिपि और लिपिक लिपि के उनके उपयोग, उनके सुंदर ब्रश स्ट्रोक की प्रशंसा करता हूँ। जैसे आकाश में उड़ता हुआ एक दिव्य घोड़ा। 6 अलौकिक और दूसरी दुनिया का। मुझे एक बार 3 महीने के लिए हानजोंग युनमेन में रहने का अवसर मिला था। इसका उद्देश्य हर दिन पश्चिम की सुलेख कला, सितारों और बारिश, बदलते वातावरण और अत्यंत दिलचस्प उत्कीर्णन को देखने में सक्षम होना था। इस बार अपनी पत्नी से सुलेख के बारे में बात करना, सुलेख के बारे में उसकी समझ के बारे में उसकी बातें सुनना, यह नया और रोमांटिक दोनों था। जैसे मुझे एक जीवन साथी मिल गया हो। मुझे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। अगर एक दिन मैडम मुक्त हैं और व्यक्तिगत रूप से आकर प्रशंसा करना चाहती हैं, तो मैं मैडम का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। 6 स्वर्गीय घोड़ा आकाश में उड़ता है। एक दिव्य घोड़ा जो हवा और बादलों के बीच से उड़ता है। साहित्य, कविता और सुलेख की तुलना में जो उदार और अनर्गल है। इस काओ हेंग का न केवल जेड अधिकारी जैसा चेहरा है, बल्कि वह कम उम्र से ही अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। 13 साल की उम्र में उन्हें बोहाई गवर्नर द्वारा प्रशंसा मिली और 16 साल की उम्र से पहले व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अकादमी में प्रवेश करने की सिफारिश की गई। वह अभी 30 वर्ष के नहीं हुए हैं। उनका व्यक्तित्व लापरवाह है और वे एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। दूर से पीछे देखते हुए वेई शाओ ने देखा कि वह बिना पलक झपकाए टियो कियू को घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। जब वह करीब गया तो उसने उसे खुद की सिफारिश करते हुए सुना। दरवाजे के बाहर अभी अभी जो गुस्सा था, वह फिर से हिंसक रूप से भड़क उठा। वह तेजी से आगे बढ़ गया। जुआन नुओंग टियो कियू के बगल में खड़ी थी। उसके पीछे पदचिह्नों की आवाज सुनकर वह भी मुड़ी, जल्दी से घूमी, वेई थियो को प्रणाम किया और उसे मार्क्विस कहा। जियाओ कियाओ ने आवाज सुनी और तुरंत पीछे मुड़ी। वेई शाओ आधे महीने से ज्यादा समय से बाहर था और अब वह यहाँ ऐसे दिखाई दिया जैसे कि वह अभी अभी आसमान से गिरा हो। वह थोड़ा चौंकी, खड़ी हुई और उसका अभिवादन करते हुए बोली, मेरे पति कब लौटे? तुम यहाँ क्यों हो? वेई शाओ ने रुककर गाओ हेंग को देखा।
पहले तो गाओ हेंग ने केवल वेई हवेली की युवा मैडम जून हो की लिखावट की प्रशंसा की। पिछले 2 दिनों में उसने उसके साथ भित्ति चित्र पूरा किया था। भित्ति चित्र को ऊंचाई पर चित्रित करना आवश्यक है, जो रेशम की किताबों पर सामान्य तरीके से चित्रित करने की तुलना में अधिक कठिन है। फिर भी यह युवती बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। प्रत्येक स्ट्रोक और खींची गई रेखा असामान्य रूप से चौकस थी। लोगों के साथ भी बहुत मित्रवत व्यवहार करें। उसके रूप रंग का तो जिक्र ही न करें। जब भित्ति चित्र पूरा हो गया तो अचानक उसके दिल में प्रशंसा की भावना उत्पन्न हुई। इसलिए हालांकि पेंटिंग पूरी हो चुकी थी, फिर भी वह उसे जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने उसे चट्टान पर शिलालेखों और बुद्ध की मूर्ति के साथ पत्थर की पट्टिका के बारे में बात करने के लिए रोक लिया। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक वेई शाओ यहाँ आ गया और दोनों लोगों की बातचीत में बाधा उत्पन्न की। वह निराश हुए बिना नहीं रह सका और वेई शाओ को प्रणाम करने के लिए खड़ा हो गया। वेई शाओ के हाव भाव हमेशा की तरह ही रहे। उसने कुछ वाक्यों तक उससे बातचीत की, फिर जियाओ कियाओ की ओर मुड़ा। देर हो रही है, घर पर दादी चिंतित है। अगर यहाँ सब कुछ हो गया तो चलो घर चलें। इतना कहने के बाद उसने काओ हेंग को हल्का सा सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। जियो कियाओ ने भी जल्दी से काओ हेंग को अलविदा कहा। उसी समय चुन नियांग और नौकरानी ने कुछ निजी सामान पैक किए और जियो कियाओ के साथ गाड़ी में सवार होकर बाहर चले गए। वेई शाओ पूरे रास्ते बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। जब वह उसे वेई हवेली के गेट पर वापस लाया तो लगभग अंधेरा हो गया था। जियो कियाओ घर में दाखिल हुई लेकिन वेई शाओ नहीं दाखिल हुई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और उसके मुख्य द्वार से प्रवेश करने तक इंतजार किया और फिर वह भी निकल गया, शायद ऑफिस के लिए। पश्चिम कक्ष की लाइटें तेज जल रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसे भित्ति चित्रों पर शिलालेख लिखने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह धारा प्रवाह लिख सके। नहाने के बाद जुआन नुओंग उसके पास बैठ गया और धीरे से उसकी मालिश की। जब बहुत देर नहीं हुई थी, तुअद घंटे के बाद वेई शाओ वापस आ गया। टियो कियो हमेशा की तरह उसका स्वागत करने आया था। दरअसल उसने यह भी स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि घर लौटने के लिए उसे लेने के रास्ते में वह बहुत खुश नहीं लग रहा था। बस उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह दुखी क्यों है। दरअसल उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह अचानक उसे लेने आ गया। दरअसल पहले तो उसे लगा कि उसे बिगाड़ा जा रहा है और वह घबरा गई है, इसलिए वह इसे और अधिक स्पष्ट नहीं कर सकी। अगर वह उसे लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आने को तैयार था तो उसने वापस आते समय इतना बुरा चेहरा क्यों बनाया, जैसे कि उसने उससे पैसे उधार लिए हों और उसे वापस करने से इनकार कर दिया हो। सबसे सीधा अनुमान यह है कि क्या वह उसे किसी अन्य पुरुष से बात करते देखकर दुखी है। लेकिन उसके तुरंत बाद टियो कियो ने इस विचार को नकार दिया। जब उसने काओ हेंग के साथ बातचीत की तो उसे लगा कि यह पूरी तरह से सामान्य था, उसमें किसी भी तरह की नाखुशी का संकेत नहीं दिख रहा था। इसके अलावा अपने पुरुष को ईर्ष्यालु बनाने के लिए आपको यह भी देखना होगा कि महिला योग्य है या नहीं। इससे पहले वह हमेशा उसे ठंडी निगाहों से देखता था। हालांकि आधे महीने पहले उसकी मां ने उसे नशीला पदार्थ दिया था और उसने एक रात के लिए बड़ी मुश्किल से उसकी सेवा भी की थी। अगले दिन सुबह सुबह वह युयांग से सीमा पर गश्त करने के लिए निकल पड़ा था। जाने से पहले उसने उसे वेस्ट रूम से विदा भी किया था, फिर भी उसने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट का संकेत नहीं दिखाया। यह देखा जा सकता था कि यह असंभव था। पति आधे महीने से अधिक समय से सीमा पर गश्त कर रहा है और जैसे ही वह लौटा वह मुझे लेने आया। वास्तव में
इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे बहुत दोषी महसूस होगा। ट्यूक्यू ने अभी भी ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हमेशा की तरह वह उसके पास आया और उसे अपना कोट उतारने में मदद की। जब से उसने आखिरी बार उसके कवच को उतारने में मदद की थी, तब से वे एक दूसरे के आदी हो गए हैं। अब जब भी वह वापस आता, तो ट्यूक्यू उसके कपड़े उतारने में उसकी मदद करती। ngू थियू ने भी उसे अपनी सेवा करने दी। उसका चेहरा भावहीन था क्योंकि उसने उत्तर दिया, यह मेरी दादी थी जिसने मुझे तुम्हें लेने जाने के लिए कहा था। हाँ। पता चला कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह ऐसा करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैडम तू ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा चेहरा इतना खराब है। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, पति। धन्यवाद दोस्त। पति ने इतनी मेहनत की है, थक गए होंगे। तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। ट्यूक्यू ने उतारे हुए कपड़ों को अच्छे से तह करके रख दिया, फिर सिर घुमाकर सौम्य मुस्कान के साथ बोली। अध्याय 37। अनुवादक यिंग, संपादक ट्यू सेन। आधी रात हो चुकी थी। उसके ऊपर लिपटा हुआ मुलायम कंबल, उसके बगल में लेटे हुए व्यक्ति की सांसें धीरे धीरे सुगंध फैलाती हुई उसके दिल में समाती हुई लग रही थी। आधे महीने तक सीमा पर गश्त करने के बाद वेई शाओ अभी अभी घर लौटा था, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके बगल में बैठी खूबसूरत महिला गहरी नींद में सो रही थी। बहुत पहले ही वह किसी सपने में खो गई थी। जहां तक उसका सवाल है, वह बस एक पल के लिए झपकी लेता है, फिर जाग जाता है और फिर सो नहीं पाता। वह एक से अधिक बार अपने बगल में लेटे व्यक्ति की ओर मुड़ा था। पूरे दिन उसके दिल में सुलगती हुई नामहीन असहज आग अभी तक शांत नहीं हुई थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें फिर से खोला और मुड़कर ट्यूक्यू की ओर देखा। अब तक जब वे सोते थे, तो उन दोनों के पास अपना अपना कंबल होता था। हर बार जब वह सोती थी, तो वह दीवार के सहारे लेट जाती थी और कंबल में कसकर लिपटी रहती थी। आज रात भी वैसी ही थी। पर्दों में रोशनी की एक भी किरण नहीं थी, लेकिन वह अभी भी उसे कंबल के नीचे एक शांत छोटी बिल्ली की तरह मुड़ी हुई, निश्चल पड़ी हुई देख सकता था। वी शाओ ने रात में उसकी धुंधली आकृति को देखा। उसके दिल में आग और भी तीव्र हो गई। उस रात की छवि उसके दिमाग में फिर से उभर आई। इस बिस्तर पर भी उसने उसके लिए वे काम किए। अब वह भी वे काम करना चाहता है। न केवल वह चाहता था, बल्कि वह भावना अधिक से अधिक तीव्र होती गई और वह उसे दबा नहीं सका। पिछली बार उसके दर्द की दयनीय उपस्थिति को देखकर उसने अपना दिल नरम कर लिया और उसे जाने दिया। भले ही वह क्याओ परिवार की बेटी थी, लेकिन वह खुद उसे छूना नहीं चाहता था। लेकिन परिवार में उसका विवाह कराने का मामला पूर्वजों द्वारा तय किया गया था। अगर दादी को पता चलता कि उसने अभी भी उसके साथ पति पत्नी वाली बातें नहीं की हैं, तो वह निश्चित रूप से उसे दोषी ठहराएगी। वी शाओ ने अब और पीछे न हटने का फैसला किया। इस समय यह नहीं जानते हुए कि जियाओ कियाओ ने अपनी नींद में क्या सपना देखा था, वी शाओ ने उसे मीठे चावल के गोले जैसी कुछ बुदबुदाते हुए सुना, फिर पलट गया और उसकी ओर लुढ़क गया। उसकी बाहें दो नरम वस्तुओं द्वारा दबाई गई थी। भले ही उनके बीच एक कंबल था, फिर भी वह उस अतुलनीय कोमलता को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वाला उसके शरीर से होकर गुजर रही हो। वेई शाओ अचानक कांप उठा। उसने अपना पैर उठाया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसका हाथ उसकी कमर को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, उसके शरीर को अपनी छाती से दबाया। यह कहना अजीब था। जब से ट्यूक्यू की शादी वेई परिवार से हुई थी,
तब से उसे अपने पिछले जीवन से संबंधित बुरे सपने नहीं आते थे, जैसे कि जब वह अभी भी क्यों परिवार में थी। जब मुझे पता चला कि वेई शाओ परेशान क्यों थी, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भले ही वह उससे नाराज होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी दादी से कहा कि वे उसे लेने के लिए बुलाएं। दिन में भित्ति चित्र पर लिखना वाकई बहुत थका देने वाला है। जब वह पहली बार वापस आई, तो उसे केवल अपनी बाहों और कंधों में थकान महसूस हुई, लेकिन जब वह लेट गई, तो दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी पलकें जल्दी से झुक गईं और वह सो गई। अपनी बेहोशी में उसने सपना देखा कि जुआन नोंग उसकी मालिश कर रहा है। सबसे पहले उसने उसके कंधों और फिर उसकी पीठ की मालिश करने में उसकी मदद की। हरकतें बहुत धीमी थीं, बल बिल्कुल सही था, न बहुत भारी न बहुत हल्का, जिससे उसे बेहद सहज महसूस हुआ। उसने उसे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द भी गुनगुनाए। बाद में उसने सपना देखा कि उसने उसकी छाती की मालिश करना शुरू कर दिया, फिर उसके पेट तक थोड़ी देर तक मालिश की, फिर नीचे नीचे। लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि जुआन नू जोर से और जोर से मालिश कर रही थी, और उसके हाथ से छुआ गया हर स्थान अधिक से अधिक गलत होता जा रहा था और उसे चोट पहुंचाई। सपने में टियो कियो को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। जुआन नुओंग उसे कभी इस तरह नहीं छुएगा, उसके साथ इतना कठोर व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके अलावा यह एहसास बहुत वास्तविक था। वह एक सपने में थी, लेकिन यह भी महसूस कर रही थी कि यह एक सपना नहीं था। वह अपनी आंखें खोलना चाहती थी ताकि उसके शरीर पर परेशान कर रहे हाथों को रोका जा सके, लेकिन वह वास्तव में थक चुकी थी। बिस्तर पर लेटकर मुर्दों की तरह सो रही थी। उसकी पलकें आपस में चिपकी हुई थीं। वह अपनी आंखें खोलने में असमर्थ थी। वह कई बार चिल्लाई, उसका पूरा शरीर असहज महसूस कर रहा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे उठा लिया है। फिर उसका पूरा शरीर ठंडा महसूस हुआ, जैसे उसके कपड़े उतार दिए गए हों। फिर पहाड़ जैसी भारी और गर्म चीज ने उसे दबा दिया। टियो कियो की सारी पसलियां दब गई थी। सौभाग्य से वह लचीली थी, इसलिए वह ठीक थी। उसे बस सीने में जकड़न और सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। तंद्रा पूरी तरह गायब हो गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और स्वप्न में देखा कि एक चेहरा उसके करीब दबा हुआ था। केवल कुछ इंच की दूरी पर उसके चेहरे पर गर्म सांसें चल रही थी। उसने घबराहट में अपना मुंह खोला, जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक दिया। बेशक यह वेई शाओ था जिसने उसे रोकने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल किया। वह यह भी नहीं चाहता था कि वह उत्तेजना के बीच में चिल्लाए और जुआन नुओंग को जगाए जो अगले कमरे में सो रहा था, या बूढ़ी नौकरानियों को जगाए। उसने अपने मुंह का इस्तेमाल उसके मुंह को ढकने के लिए किया, और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने महसूस किया कि उसके होंठ सुगंधित, मुलायम और गर्म थे। उसे चूमने का एहसास बहुत आरामदायक था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी जीभ का इस्तेमाल उसके होठों को चाटने के लिए किया। उसे अपना मुंह खोलते देख उसने आसानी से अपनी जीभ उसके चारों ओर लपेट दी। दोनों लोगों के होंठ और जीभ एक दूसरे से उलझे हुए थे। इस समय टियो कियो पूरी तरह से जाग चुकी थी, और उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके शरीर को छूने वाला व्यक्ति वेई थियू था। पहले तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वह केवल निष्क्रिय रूप से अपना मुंह खोल सकती थी। उसका पूरा शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे गर्मियों की रात में खेत में मेंढकों की तलाश में जब मेंढकों पर टॉर्च की रोशनी डाली गई, तो वे भी वहीं अवाक खड़े रहे। उसे यह समझने में कुछ क्षण लगा कि क्या हो रहा है। उसकी जीभ को अपने मुंह के अंदर टटोलते हुए महसूस करना, वह एहसास अवर्णनीय था।
शायद थोड़ा सा मतली का एहसास, उसने इसे टालने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। हालांकि हर बार जब वह इसे टालती तो वह और अधिक उत्तेजित हो जाता, उसे भागने नहीं देने का दृढ़ निश्चय कर लेता। उसके मुंह में दो जीभें कुछ देर तक पीछा करती रहीं, लेकिन अंत में क्यू क्यू फिर भी नहीं बच पाई, बिना जाने दिए उसके साथ उलझी रही। ट्यू क्यू का दिमाग एक बार फिर चक्कर खा गया। उसने उसे इतनी देर तक चूमा कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसका दम घुटने वाला था, तभी उसने उसे जाने दिया। ताज़ी हवा उसके फेफड़ों में भर गई और ट्यू क्यू ने तुरंत हवा के लिए अपना मुंह खोला। लेकिन इससे पहले कि वह सांस लेना भी समाप्त कर पाती, उसने पहले ही उसके निचले शरीर को अक्षर 8 के आकार में खींच लिया था। जब से उसने वेई परिवार में शादी की थी, जियो कियाओ का स्वाभाविक रूप से अपने कौमार्य को समर्पित जीवन जीने का कोई इरादा नहीं था। यदि आप दोष देना चाहते हैं, तो वेई शाओ को दोष दें। शादी की रात उसने तकिए के नीचे से तलवार निकाली और उस पर तान दी। उसके बाद उसने उसके साथ एक कमरा साझा नहीं किया। भले ही वह खुद को बलिदान करना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिलेगा। अगर उसका पति उसके साथ सोना नहीं चाहता था, तो बेशक वह उससे चिपकी नहीं रहेगी। उसके बाद ट्यू क्यू को धीरे धीरे अलग अलग सोने की आदत हो गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते थे। जिस रात उसे जहर दिया गया था, वह समय बीमा अनुबंध में एक अप्रत्याशित घटना की तरह था, बेशक इसकी गिनती नहीं की गई। कानून में अप्रत्याशित घटना बाढ़ और भूकंप जैसे अप्रत्याशित, अप्रतिरोध्य कारकों के कारण होने वाले नुकसान को संदर्भित करती है। यहाँ जहर का जहरवी शाओ के नियंत्रण से परे था, इसलिए उन कारणों से होने वाले नुकसान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आधे महीने तक बाहर रहेगा, और जैसे ही वह देर रात घर लौटेगा, उसे गर्मी लग जाएगी। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में ऐसा करना चाहता था। जियो कियाओ को अचानक घबराहट महसूस हुई। उसने खुद को मानसिक रूप से अभी तक तैयार नहीं किया था जब यह अचानक हुआ। उसकी हरकतें बहुत ही उग्र थीं। कोई फोरप्ले नहीं था। वह शुरू से ही उसके साथ सहयोग करना चाहता था। उसके हाथ उसकी जांघों को दबाते रहे, जिससे वह दोनों ही आहत और डरी हुई थी। जियो कियाओ ने उसे हांफते हुए सुना और अचानक परी कथा ब्यूटी एंड द बीस्ट को याद किया। लेकिन कहानी में, हालांकि पुरुष प्रधान एक बहुत बड़ा राक्षस था, वह महिला प्रधान के प्रति बेहद कोमल और देखभाल करने वाला था। मुख्य कोई बात नहीं, उसे एक सुंदरता माना जाता है, जबकि वी शाओ एक राक्षस जितना भी अच्छा नहीं है। ट्यू क्यू ने अपने पूरे शरीर को तनावग्रस्त महसूस किया। उसने खुद को पीड़ित होने से बचाने के लिए, उसके साथ सहयोग करने के लिए आराम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन शायद वह पर्याप्त रूप से आराम नहीं कर पाई थी, या उसकी जगह बहुत बड़ी थी। जब पिछली बार की तरह चीरने वाला दर्द वापस आया, तो वह इसे और सहन नहीं कर सकी और उसे लात मारने के लिए अपना पैर उठा लिया। जियो कियाओ के अंग लचीले थे। उसने अपना पैर ऊपर उठाया और थप्पड़ मारा। वी शाओ के चेहरे पर लात मारी। वह करा उठा। जियो कियाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सटीक तरीके से लात मारेगी। बस वी शाओ के चेहरे पर मारते हुए वह खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सकी। उसने जल्दी से अपना पैर नीचे रखा और कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। क्या तुम थोड़ा धीमा कर सकते हो? तभी दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज आई। आधी रात का सन्नाटा था, इसलिए तेज कदमों की आवाज बहुत साफ सुनी जा सकती थी। मार्क्विस जनरल वेई ने शिया से यहाँ तक कहा कि एक जरूरी सैन्य स्थिति है कि वह जून हो को रिपोर्ट करना चाहता है। शाओ, उसने जल्दबाजी में आग्रह किया।
जनरल वेई ने यहाँ घोड़े की पीठ पर सवारी की। इस समय कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। पति, जल्दी से जाना, मुख्य मामलों में देरी न करें। कमरे ने उसके कानों को चुभाया, अस्पष्ट रूप से उसे सुनकर, और जो व्यक्ति समाचार को बताने के लिए आया था उसे 2 या 3 वाक्य कहते हैं। फिर नक्शेकदम धीरे धीरे दूर हो गए। इसका आधा हिस्सा गर्मी और दर्द के कारण था। वेई लियांग का घाव ठीक हो गया था। जी ने वेई शाओ को सलाम किया और फिर गोंगसुन यांग के पत्र को पेश किया। सैन्य स्थिति वास्तव में जरूरी है, इसलिए मुझे अपने क्षमा के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। यान ने रिपोर्ट जारी रखी। सैन्य खुफिया के अनुसार जिंगजो में चेन जियांग ने शिया पर हमला करने के लिए तैयार करने के लिए 150,000 सैनिकों और घोड़ों को इकट्ठा किया है। इसी समय उसने अपनी बेटी की शादी भी शूझोउ में जू ताई के 5वें बेटे से कर दी। दहेज में निजी सामान के कुछ बक्सों के अलावा 1,00,000 बुशल अनाज और 1,000 टैल सोना भी शामिल था। उसने जू ताई से दुयन चाओ पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने का आग्रह किया। दोनों परिवारों ने एक गठबंधन बनाया। मार्क्विस ने खूबसूरत लड़की दुयन चाओ को ले लिया। इस बार दुयन चाओ खतरे में है। वह निश्चित रूप से मार्क्विस की मदद मांगेगा। अगर मार्क्विस दुयन चाओ की मदद के लिए सेना भेजता है तो थाच अब खतरे में पड़ जाएगा। मुझे डर है कि ट्रान तुओंग के 1,50,000 सैनिकों से मुकाबला करना मुश्किल होगा। अगर जून हो दुयन चाओ की मदद नहीं करता है लेकिन थाच अब को बचाता है तो दुयन चाओ को रखना मुश्किल होगा। जून हो और कियू परिवार का गठबंधन एक खाली बैरल की तरह है जो बहुत शोर मचाता है और दुनिया द्वारा इसकी आलोचना की जाएगी। बचाना असंभव है, लेकिन बचाना भी असंभव है। यह ट्रान तुओंग की योजना है कि शुरुआत और अंत एक दूसरे को नहीं बचा सकते। मार्क्विस, इस बार हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? अध्याय 38। उस रात वेई शाओ अपने कमरे में वापस नहीं आया। वह वेई लियांग के साथ सरकारी कार्यालय गया और ली चोंग, ली डियान, झांग जियान के सेनापतियों और वेई क्वान के प्रमुख को चर्चा के लिए बुलाया। ली चोंग और ली तियान दोनों ने सोचा कि उन्हें यानझो को छोड़कर शी पर हमला कर देना चाहिए। ली चोंग ने कहा, 50,000 सैनिकों और घोड़ों के अलावा जो हमेशा जियोनग्नु के खिलाफ पहरे पर रहते हैं, वर्तमान सेना जिसे स्वामी जुटा सकता है वह केवल लगभग 1,50,000 है, जो चेन जियांग की सेना के बराबर है। अगर हम सेना को 2 भागों में विभाजित करते हैं और यानझो को अपने पास रखना चाहते हुए शी पर हमला करते हैं तो मुझे डर है कि कोई भी पक्ष सफल नहीं होगा। ली डियन ने कहा, दुयन चाओ हमारा स्थान नहीं है और हम इसके बारे में एकमत नहीं हो सकते। अगर यह हमारे पास है भी तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर दोनों लक्ष्यों को बनाए रखना मुश्किल है तो बस चले जाना ही बेहतर है। The head of the WEI Quan department also said, based on your subordinate's foolish opinion, the Lord should lead all the troops to quickly attack Shiyi, try to protect this city from being lost, and fight a great battle with Chain Xing, and the great cause of unifying the North will be successful. After the unification of the North, the Lord can take back Yanzhou, and it won't be too late to go south. Although the Lord has married a woman from the Qiao family, his intention is still in Yanzhou, not because of the Qiao family. Everyone knows how weak Qiao Yue is, and Qiao Ping has no power and cannot be in control. If we take this opportunity now, we can just let the Qiao family fight against Xue Ta, and both sides will suffer losses. No matter which side wins in the end, there will definitely be a lot of damage. If the Qiao family is lucky enough to keep Yanzhou, then it will be fine, but if the Qiao family cannot keep it, and Yanzhou falls into the hands of Xue Ta, with Xue Ta's ruthless way of exploiting and pillaging, it will definitely not be popular with the people.
भले ही आप लंबे समय तक जड़ जमाए रखना चाहें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। जब तक कि लॉर्ड उत्तर को एकीकृत नहीं कर लेते, तब तक प्रतीक्षा करें। उस समय यदि क्याओ परिवार के पास अभी भी लोग हैं, तो लॉर्ड क्याओ परिवार को सेना भेजने में मदद करने का बहाना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि क्याओ परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचता है, तो लॉर्ड बदला लेने के नाम पर हमला कर देंगे। इस बात की चिंता क्यों करें कि दुयेन चाओ के लोग आपके प्रति आभारी नहीं होंगे? क्या महान उद्देश्य सफल नहीं होगा? वेई लियांग की बातें सुनने के बाद झांग जियान और बाकी सभी ने एक स्वर में सिर हिलाया। वेई शाओ ने अपनी तलवार कुर्सी के पास रख दी। उसका चेहरा गंभीर था। मेज पर रखी मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें आधी अंधेरे में डूबी हुई थी, जिससे यह देखना मुश्किल हो रहा था कि वह इस समय क्या सोच रहा था। वेई लियांग और बाकी लोगों ने बोलना समाप्त करने के बाद कुछ देर तक प्रतीक्षा की। अंत में वेई शाओ ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे आपकी कही गई हर बात पता है। जिसे भी कुछ करना है, बस जाकर कर ले और कल मेरे आदेश का इंतजार करे। वेई लियांग, ली चोंग और ली डियान के चले जाने के बाद वेई शाओ सरकारी कार्यालय के बैठक कक्ष में अकेले रह गए। भोर तक मोमबत्ती की रोशनी चमकती रही। जब सूरज पूर्व में उगाया, तो वेई शाओ सरकारी कार्यालय से निकल गए और अपने घोड़े पर सवार होकर वेई हवेली वापस चले गए। वह पश्चिम कक्ष में वापस नहीं लौटे, बल्कि सीधे उत्तर कक्ष में चले गए। मैडम जू पहले की तरह ही जल्दी उठ गईं। अपना चेहरा धोने के बाद दादी झोंग नान जून को यह बताने के लिए अंदर गईं कि वह बाहर इंतजार कर रही हैं। अभी भी सुबह का समय था। मैडम जू वह आदमी भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने तुरंत उसे अंदर बुलाया। वेई शाओ कमरे में दाखिल हुआ और अपनी दादी को सम्मान देने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। मैडम तू ने उसकी लाल आंखें देखीं और समझ गई कि उसे कल रात ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए उसने पूछा। वेई शाओ ने जवाब दिया, कल रात मुझे एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा जिसे मैं हल नहीं कर सका। मैंने दादी के घर आने की हिम्मत करने से पहले सुबह होने का इंतजार किया। मैं आपकी सलाह सुनना चाहता हूँ। गोंगसुन यांग की खबर पेश करने के बाद कल रात जो हुआ उसे याद करते हुए सभी ने चर्चा की। पत्र पढ़ने के बाद मैडम तू ने अपना सिर उठाया और वेई शाओ की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो, हमें दुयेन चाओ को बचाना चाहिए या नहीं? वेई शाओ ने कहा, यह दुयेन चाओ है जो खतरे में है, वेई परिवार नहीं। चाहे यह कितना भी गंभीर क्यों न हो, मुझे लगता है कि उत्तर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैडम तू ने कहा, अगर ऐसा है तो आप मेरे पास क्यों आए? वेई शाओ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अचानक ऊपर देखा। मैडम तू का सामना केवल एक आंख के साथ किया। आपका पोता दादी से इसे छिपाने की हिम्मत नहीं करता है। यदि आप दुयेन चाओ को बचाना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है। बस इतना है कि मेरे दिल में अभी भी झिझक और अनिश्चितता है। क्या क्याओ परिवार की अधर्मिता उस समय उन्हें बचाने के मेरे प्रयासों के लायक थी? मैडम तू की एकमात्र आंख चमक उठी। दोनों परिवार विवाह से संबंधित हैं, इसलिए इसे गठबंधन माना जा सकता है। आप मजबूत हैं, वे कमजोर हैं। अब वे खतरे में हैं और वे आपकी मदद मांगते हैं। यदि आप उन्हें नहीं बचाएंगे, तो वे अपना जीवन और अपनी वफादारी खो देंगे। क्या यह उस वर्ष क्याओ परिवार द्वारा किए गए कार्य से भिन्न है? वेई शाओ ने कुछ नहीं कहा। विश्वास बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, वास्तविक भी हो सकता है और अवास्तविक भी। यह सफल भी हो सकता है और कभी-कभी असफल भी। जियांग के ड्यूक के आधिपत्य की विफलता पूरी तरह से उसके भरोसे के कारण थी। गौजू के महान संस्थापक ने अपनी ईमानदारी के कारण ही अपना महान उद्देश्य पूरा किया। मैडम तू ने वेई शाओ की ओर देखा और धीरे से कहा,
यह देखा जा सकता है कि ईमानदारी एक मृत चीज से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं और कुछ लोग इसे त्याग देते हैं। बचत करना है या नहीं, यह आपके हृदय पर निर्भर करता है। यदि पूर्वज ने पहले ही जाने दिया होता तो वह अब हस्तक्षेप नहीं करती। मेरा मानना है कि आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। वेई शाओ एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रणाम किया और अलविदा कहा। पूर्वज ने मुझे जो सिखाया है मैं उसे याद रखूंगा। पोते के पास अभी भी कुछ करने के लिए है, मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। मैडम तू मुस्कुराया और उस पर सिर हिलाया। वी शाव ने उत्तरी कमरे को छोड़ दिया। पूर्वी आकाश चांदी के सफेद रंग में बदल रहा था। उत्तरी आकाश ने वसंत के आखिरी महीने में प्रवेश किया, उसके चेहरे के खिलाफ उड़ा दिया। उन्होंने जल्दी से सलाम किया और कहा, महिला जाग रही है, वह अपने चेहरे को कमरे में धो रही है। कियाओ जाग गया और फिर सो गया, सो गया और जाग गया, लेकिन उसकी नींद आज शांतिपूर्ण नहीं थी। टियो क्यू के सामने श्रीमती तु ने यह उल्लेख नहीं किया कि वेई शाओ आज सुबह उनसे मिलने आया था। वह हमेशा की तरह घर के मामलों के बारे में उससे बात करती रही। टियो क्यू उत्तरी कक्ष से निकलकर पूर्वी कक्ष में चली गई। कुछ समय पहले श्रीमती चू को पश्चाताप करने की सजा दी गई थी और बाहरी दुनिया से उसने केवल इतना कहा कि वह बीमार थी। अब जब वह वापस आ गई थी, शायद इसलिए क्योंकि वह शर्मिंदा थी, तो वह हमेशा की तरह कम ही दिखाई दी। टियो क्यू ने दालान में कुछ देर तक इंतजार किया, फिर एक बूढ़ी नौकरानी संदेश देने के लिए बाहर आई। उसने कहा कि मैडम ने नन से कहा है कि वह मामले पर सवाल उठाने के लिए न आए। टियो क्यू को पता था कि वह उससे मिलना नहीं चाहती थी। मैं यहाँ सिर्फ विनम्र होने के लिए आया हूँ। यह सुनकर वह भी पश्चिमी कमरे में लौट आई। अंदर घुसने के बाद जुआन नियांग ने कहा कि आज सुबह सुबह बूढ़ी नानी ने आंगन में नाम क्वान को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी उत्तरी कमरे से लौटा है, लेकिन किसी कारण से वह केवल एक पल के लिए सीढ़ियों के नीचे रुका, अंदर नहीं गया बल्कि गायब हो गया। जब जुआन नियांग ने यह कहा तो उसका चेहरा कुछ हैरान था। जियो कियाओ को भी नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब वी शाओ इतना असामान्य लग रहा था तो उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। यह सोचकर कि कैसे वेई लियांग ने कल रात अचानक उसे बुला लिया, उसे और भी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है और इसका उससे कुछ बुरा संबंध हो सकता है। उसे जल्दी ही खबर पता चल गई। यानझो से संदेशवाहक युयांग के लिए युद्ध के घोड़े पर सवार होकर आया। वेई शाओ को संदेश देने के अलावा वह घर से जियाओ कियाओ के लिए एक पत्र भी लाया था। घर से भेजा गया यह पत्र चाचा कियाओ यू ने व्यक्तिगत रूप से लिखा था। पत्र में क्यू वियत ने दुयन चाओ के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया। त्यू क्यू से वेई थ्यू के सामने बोलने के लिए कहा, उसे सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए कहा, अन्यथा दुयन चाओ को टिके रहने में मुश्किल होगी। क्यू वियत उसे बताता रहा, ईमानदारी से भीख मांगता रहा। शब्दों में उसका चिंतित रवैया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। त्यू क्यू घबरा गई थी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दुयन चाओ उसका मायका था, उसके मामा और मामी के अलावा क्यू के परिवार में उसके पिता और छोटा भाई भी थे। टिएट थाई को तू चौ में एक तानाशाह के रूप में जाना जाता था। 1,00,000 सैनिकों के साथ दुयन चौ पर इस तरह हमला किया। आज उसके गृहनगर में जो स्थिति है, भले ही सेना और लोग लड़ने के लिए एकजुट हों, उन्हें डर था कि इससे अच्छे से ज्यादा नुकसान होगा। टियो क्यू इतनी घबरा गई थी कि उसने पत्र को कसकर पकड़ लिया और अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगी। आखिरकार उसे समझ में आया कि वेई शाओ आज सुबह कमरे में क्यों नहीं आया। पता चला कि यह दुयन चौ के मामले से संबंधित था। उसे उससे पहले खबर मिल गई होगी। हालांकि
दुयिन चौ में मामला निश्चित रूप से एकमात्र स्थिति नहीं थी। अन्यथा वेई लियांग को उसे कॉल करने के लिए आधी रात को शी से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। जियाओ कियाओ रुकी, एक पल के लिए विचार किया और अंत में फिर से अपने कपड़े बदले और उत्तरी कमरे में चली गई। मैडम जू दादी झोंग के साथ आंगन में टहल रही थी, फूलों के बगीचे की देखभाल कर रही थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जब ट्यू क्यू आई तब भी वह फूल लगा रही थी। उसके हाथ कीचड़ में सने हुए थे, वह अत्यंत एकाग्र दिख रही थी। जियो कियाओ को देखने के लिए उसने अपना काम बंद कर दिया, अपने हाथों को धोया और उसे उसके पीछे आने के लिए संकेत दिया। जियो कियाओ ने तुरंत प्रवेश करते ही तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए, यह कहते हुए कि पोती पोती को घर से एक पत्र मिला है और यह जानने के लिए कि वह बहुत ही हिरन से जुड़ता है। यंझो इसलिए महान। लेकिन वेई परिवार का उसके परिवार के साथ झगड़ा सिर्फ उसके जैसी महिला के कारण कैसे खत्म हो सकता है? अब दुयिन चाओ खतरे में है। वेई थियो का बचाव बर्फीले दिन के बीच में कियो परिवार को गर्म करने के लिए कोयले की तरह है, अन्यथा सब कुछ सामान्य होता। उसके लिए मैडम टू के सामने इस तरह भागकर बोलना बहुत अनुचित था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह और दुयिन चाओ में उसके माता पिता की गहरी भावनाएं थी। यह जानते हुए कि उसके पिता अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते, उसका छोटा भाई नाबालिग था। यदि वेई शाओ आज सुबह उस तरह कमरे में प्रवेश नहीं करता तो यह देखा जा सकता था कि वह उसे बचाना नहीं चाहता था। उसका दिल और भी चिंतित हो गया। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यह सही नहीं है, फिर भी अंत में वह केवल यही स्थान पा सकी। यहाँ तक बोलते हुए वह और कुछ नहीं कह सकी, इसलिए वह रुक गई और मैडम टू के सामने झुक गई। उसका माथा जमीन से नहीं हटा। मैडम टू बिस्तर पर सीधी बैठी हुई थी, ट्यू क्यू को देख रही थी जो झुक रही थी और उठने से इनकार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आज सुबह ट्रोंगलैन मेरे पास आई और दुयिन चाओ के बारे में कुछ शब्द कहे। शायद आप अभी तक नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रोंगलैन उसे बचाना नहीं चाहती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हैं। मैडम टू ने ट्रान तुओंग और टिएट थाई के बीच हुए समझौते के बारे में संक्षेप में बताया और साथ ही थाचअप और दुयिन चाओ पर हमला करने के लिए सेना भेजी। टियू क्यू चौंक गया, उसका दिल डूब गया। वास्तव में वेई शाओ कियाओ परिवार से इतनी नफरत करता था कि शी घटना के बिना भी वह शायद कियाओ परिवार को बचाना नहीं चाहता था। इसके अलावा ऐसी एक छिपी हुई कहानी थी। यह स्वाभाविक था कि वह उन्हें नहीं बचाएगा। दादी, पोती ने दादी से पूछने की हिम्मत की। आज सुबह जब पति दादी से मिलने आया तो उसने दुयिन चाओ में युद्ध का जिक्र किया। उसने आखिर में क्या कहा? उसने अपना संयम वापस पाया और आखिरकार पूछने के लिए अपना सिर उठाया। मैडम टू की एकमात्र नज़र ट्यू कियाओ पर पड़ी और उसने जवाब दिया, चोंगलैन ने अभी तक फैसला नहीं किया है। दादी को भी नहीं पता। जियो कियाओ ने मैडम जू को धन्यवाद देने के लिए दूसरी बार सिर झुकाया और फिर खड़ी होकर पीछे हट गई। दादी झोंग ने जियो कियाओ को 2 कदम चलते देखा। जब वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि मैडम जू अभी भी पहले की तरह शांत बैठी हुई हैं, किसी विचार में खोई हुई लग रही हैं। वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, बूढ़ी मैडम, क्या आपको लगता है कि जून हो बचाव के लिए आएगी या नहीं? मैडम जू ने कहा, बचाना है या नहीं बचाना है, यह तो केवल वह अपने दिल में जानता है। वास्तव में उसके पास पहले से ही इसका उत्तर है। बस सीमा थोड़ी दर्दनाक है। जियो कियाओ उत्तरी कमरे से बाहर निकली और एक नौकर से पूछा। अभी वेई शाओ अभी भी वापस नहीं आया था और उसने उसे कोई और निर्देश नहीं दिया। वह थोड़ी देर कमरे में अकेली बैठी रही। अचानक वह खड़ी हुई और चुन नियांग को अंदर बुलाया।
अपने कपड़े बदले और मेकअप किया। लिपस्टिक का एक डिब्बा खोला जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। मेकअप खत्म करने के बाद उसका चेहरा आड़ू के फूल की तरह सुंदर और आकर्षक था, बेहद मार्मिक। उसने एक लबादा पहना, गाड़ी तैयार करने का निर्देश दिया और सीधे उस कार्यालय में चली गई जहां वेई शाओ रह रहा था। कार्यालय वेई के निवास से बहुत दूर नहीं था, बस एक सड़क के पार। अभी भी बहुत सुबह थी, अभी टाई का समय नहीं हुआ था। सड़क पर भीड़ नहीं है। जियाओ कियाओ को ले जा रही गाड़ी धीरे धीरे सड़क के सपाट पत्थर पर लुढ़क रही थी। पहिए चरमरा रहे थे और लुढ़क रहे थे। जियाओ कियाओ के मन में कभी इतना स्पष्ट विचार नहीं आया था। आज के अराजक समय में हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। केवल खुद को मजबूत बनाकर ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम शांति से रह सकें। एक व्यक्ति ऐसा है, एक शहर ऐसा है, एक परिवार ऐसा है। अगर कियाओ परिवार इसी तरह चलता रहा, इस उम्मीद में कि दूसरे लोग सहनशील होंगे और उन्हें अनुग्रह देंगे, उन पर निर्भर करते हुए दिन प्रतिदिन जीना जारी रखेंगे, भले ही वे आज के खतरे को पार करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों, अगली बार उस स्थिति से बचना मुश्किल होगा। पिछले जन्म में पूरा कियाओ परिवार नष्ट हो गया था। ऐसे अंत में गिरना, यह एक खूनी सबक था, और साथ ही क्योंकि उन्होंने जो बोया था वही काटा, वे किसी को भी थोड़ा सा भी दोष नहीं दे सकते थे। उसके दिल में वह कुछ हद तक उदासीन थी, लेकिन इस समय उसे गहराई से महसूस हुआ कि उसे भविष्य में क्यों परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि यह परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके और चारों ओर की लालची योजनाओं के बीच खड़े होने के लिए एक जगह हो। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी और परिणाम और भी अधिक असंभव थे। यह चुपचाप बैठे रहने और कुछ न करने, लोगों से इस तरह दया दिखाने की प्रतीक्षा करने से अधिक संतोषजनक था। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि कियाओ परिवार अपने पिछले जीवन की तरह उन्हीं गलतियों में पड़ जाए। सौभाग्य से उस अंतिम क्षण से पहले अभी भी समय बचा था, इसलिए वह धीरे धीरे आगे की गणना कर सकती थी। लेकिन अभी दुयेन चाओ में आग पहले से ही जल रही थी और वह केवल दुयेन चाओ को इस कठिन मार्ग से उबरने में मदद करने के लिए मदद मांग सकती थी। इस बार उसके पति वेई शाओ को निश्चित रूप से मदद करनी होगी, अन्यथा ड्यून चाओ खतरे में पड़ गया। सरकार कार्यालय के दरवाजे के सामने रुक गई, वो आदेश जारी करने के लिए। और रिपोर्ट, जब आप शांत हो जाएं, तो दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करें। अध्याय 39। वेई शाओ चाय की मेज के पीछे छोटे बिस्तर पर सीधा बैठा था। चाय की मेज पर बाईं और ढेर सारे बांस के स्क्रॉल रखे हुए थे। हालांकि स्क्रॉल अलग कर दिए गए थे, फिर भी वे पहले की तरह ही मुड़े हुए थे। उसके दाहिने हाथ में एक लंबी तलवार क्षैतिज रूप से रखी हुई थी। वेई शाओ के हाथ में अब एक बड़ी बांस की पर्ची थी। जियाओ कियाओ के नक्शेकदम पर प्रवेश करते हुए उसने अपनी आंखें देखने के लिए अपनी आंखें दी। ओ कियाओ ने कहा, पति, आज सुबह मैं अपनी दादी की जगह पर गया और शी यी और यानजो के बारे में सीखा। मुझे यह भी पता है कि मेरे चाचा ने आपको सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए कहा। मैं अभी कार्यालय आया हूँ। यदि कुछ अनुचित हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ। वेई शाओ ने पूछा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? क्यू ने सीधे उसकी आंखों में देखा। बेशक मैं अपने पति के पास दुयेन चाओ को बचाने और टिएट थाई की सेना को भगाने के लिए तुम्हारी मदद मांगने आई थी। वेई शाओ मुस्कुराया, अपने हाथ में पकड़े बांस के स्क्रॉल को मेज पर रख दिया और धीरे से सीधा बैठ गया। एक महिला यह कैसे कह सकती है? इसके अलावा आपको यह कहने का क्या अधिकार है कि मैंने दुयेन चाओ को युद्ध आपदा को हल करने में मदद की? उसकी आवाज में उपहास का एक संकेत था जिसकी जियाओ कियाओ आदी हो गई थी।
उसने अपनी आंखें नीची करके जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं कमजोर हूँ। इसके अलावा 2 क्याओ और वेई परिवारों में अभी भी अतीत से एक शिकायत है। उस साल मेरे हिजड़े और चाचा ने अपने जीवन का बलिदान दिया और मेरा क्याओ परिवार इस रिश्ते से बच नहीं सका। मेरे चाचा ने जानबूझकर मुझसे यहाँ रिश्ता मांगने के लिए शादी की, लेकिन यह एक मुर्गे को अंधा करने जैसा था, खुद को धोखा देना। वेई शाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर ऐसा है तो तुम अभी भी ऐसा क्यों कह रही हो? जियाओ कियाओ ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। मैं भी जानती हूँ कि पिछले साल पति ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि बड़ों की बातें सुन सकूं। मैं पति से यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकती कि वह पैतृक झगड़े को छोड़ दे। लेकिन अगर कियाओ और वेई परिवार ससुराल वाले बन गए हैं तो दुनिया की नज़र में यह भी एक स्पष्ट वादा है। अब जबकि कियाओ परिवार खतरे में है, अगर पति चुपचाप बैठा रहे और ध्यान न दे तो क्या यह उस स्पष्ट वादे को तोड़ना नहीं होगा? इसके अलावा वेई परिवार मजबूत है जबकि कियाओ परिवार कमजोर है। दुयेन चाओ को खोने से पति की प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा। वेई शाओ ने बात नहीं की, चुप रहे, कोई अर्थ नहीं दिखाया। हो, दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। पति की अपार उदारता। 1. द 5 माउंटेन्स, 5 प्रतिनिधि ग्रेट माउंटेन इन चीन, पूर्वी ताइशान पर्वत, पश्चिमी हुसन पर्वत, दक्षिणी हेंगशान पर्वत, उत्तरी हेंगशान पर्वत और केंद्रीय गीतशान पर्वत। 2. लेख से अंश कविता, दक्षिणी पहाड़ों की यात्रा करना चाहते हैं। दक्षिणी पहाड़ों की यात्रा करना चाहते हैं। काओ जी के चयनित कार्यों से अंश। कविता की 4 पंक्तियां उद्धृत हैं। तैग ग्या द्वारा अनुवादित। वेई शाओ मुस्कुराया, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो क्या मैं एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति बन जाऊंगा? मुझे इन झूठे खिताबों की परवाह नहीं है। जीतने वाला राजा बन जाता है, हारने वाला डाकू बन जाता है। क्या तुम इस सिद्धांत को नहीं समझते? क्यू क्यू ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मेरा यह मतलब नहीं है। अगर मेरा पति तुम्हें नहीं बचाता है तो मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से मेरे दादा की पुरानी दुश्मनी की वजह से नहीं है। आज सुबह मैंने अपनी दादी को यह कहते हुए सुना, 1,50,000 जिंगझो सैनिक थाच अप की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे पति को दुश्मन का सामना करना है। शायद वह दुयेन चाओ की देखभाल करने के लिए अपने सैनिकों को विभाजित नहीं कर सकते। वेई शाओ ने उसकी ओर देखा। मैं एक कुलीन परिवार की महिला हूँ और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इस बार यह दुयेन चाओ के जीवन और मृत्यु से जुड़ा मामला है। मैं अपने पति के सामने एक ऐसी योजना पेश करने की हिम्मत करती हूँ जिससे दुयेन चाओ खतरे से बच सके। अगर मेरे पति इसे देख लें तो इतने सारे सैनिकों को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पति मुझे बोलने देंगे? वेई शाओ थोड़ा स्तब्ध लग रहा था। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। मुझे बताओ, उसके स्वर में उदासीनता का भाव था। जब मैं डोंगजुन महल में था तो मैंने सुना कि इस हुआई नदी क्षेत्र में जुझो के जू ताई के अलावा यंगझो के हुआनान के गवर्नर यांग शिन और भी प्रसिद्ध थे। ताई ताई और यांग शिन हमेशा से जमीन और लोगों को लेकर झगड़ते रहे हैं। अगर चेन जियांग लियांग बाई से शादी करके और उसे यानझो पर हमला करने के लिए उकसाकर जू ताई के साथ गठबंधन कर सकता है तो क्या मैं जुझो को जीतने के लिए यांग शिन के साथ सेना में शामिल हो सकता हूँ? एक बार जू ताई खतरे में पड़ जाए तो यू ताई निश्चित रूप से अपने आप पीछे हट जाएगा। जब तक यांग शिन को बाहर भेजा जाता है, चाहे कितना भी खाना और पैसा खर्च हो, चाहे हमारे परिवारों के बीच कितनी भी दूरी हो, मुझे विश्वास है कि मेरे चाचा और पिता मेरे पति को एक पैसा खर्च किए बिना ही इसकी भरपाई करने के लिए पर्याप्त कमा सकते हैं। जब मेरी पहली शादी हुई थी तो मेरे परिवार ने मेरे लिए दहेज की तैयारी की थी।
हालांकि यह समुद्र में एक बूंद के बराबर था, फिर भी मैं इसे देने के लिए तैयार थी। वेई शाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर मैं वेई को घेरने और झाओ को बचाने का यह तरीका सोच सकता हूँ 3, तो मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी भी इसके बारे में सोच सकती है। मुझे पता है कि बात करना आसान है और कार्रवाई करना मुश्किल है। यांग शिन से जू झो को दंडित करने की इच्छा करना वैसा ही है जैसे उसे चेन जियांग का दुश्मन बनने के लिए कहना। चेन जियांग शक्तिशाली है, भले ही यांग शिन पैसे का लालची हो, लेकिन वह लियांग बाई के लिए चेन जियांग को नाराज करने के लिए निश्चित नहीं है। यांग शिन को मनाना मुश्किल काम है। मुझे पता है कि इस दुनिया में केवल मेरे पति के पास यांग शिन को पुनर्विचार करने की शक्ति है। 3. वेई को घेरना और झाओ को बचाना। 353 ईसा पूर्व में वेई ने झाओ की राजधानी हानडान को घेर लिया और हमला किया। क्यू राज्य ने झाओ को बचाने के लिए सेना का नेतृत्व करने के लिए तियानजी को भेजा। तियानजी ने सैन्य रणनीतिकार संतजू की रणनीति का इस्तेमाल किया। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वेई सतर्क नहीं थे, उन्होंने वेई पर हमला करने के लिए सेना भेजी। वेई सेना को अपने देश की रक्षा के लिए वापस लौटना पड़ा। क्यूई सेना ने वेई सेना की थकान का लाभ उठाकर गुइलिंग में वेई सेना को हराया। इस प्रकार झाओ देश को भी राहत मिली। बाद में उसने अपनी युद्ध रणनीति के रूप में वेई को घेरना और झाओ को बचाना वाक्यांश का इस्तेमाल किया। पति, क्या आपको लगता है कि यह तरीका ठीक है? उसने आखिरकार धीरे से पूछा। शांत अध्ययन कक्ष में। हालांकि जियाओ कियाओ ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसने अनजाने में ही उलझन का भाव प्रकट कर दिया। उसकी भींची हुई हथेलियों से पसीने की एक पतली परत निकल रही थी। दुयन चाओ और क्यू परिवार का अस्तित्व इसी क्षण पर निर्भर था। वेई थिएऊ ने भी टिएऊ क्यू को देखा, उसका भाव पहले जैसा ही था, लेकिन वास्तव में वह बेहद हैरान था, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह चौंक गया था। श्रेष्ठ सैनिक एक योजनाकार है। 4. श्रेष्ठ सैनिक, जिसका अर्थ है शरीर पर सैनिक, सैनिकों का उपयोग करने के श्रेष्ठ तरीके को संदर्भित करता है। रणनीति तो रणनीति है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई योजना और रणनीति है तो आप निश्चित रूप से जीतेंगे और बल का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि उसने कहा, कल रात वेई लियांग के जाने के बाद वह भोर तक सरकारी कार्यालय में अकेला बैठा रहा। वास्तव में वेई शाओ ने भी चील और बाघ का पीछा करने की इस योजना के बारे में सोचा था, और जिस चील के बारे में उसने सोचा था वह संयोग से उसके शब्दों में यंगझौ का गवर्नर यांग शिन निकला। जब तक वह व्यवस्था करने के लिए खड़ा होता है और बड़े लाभ की अनुमति देता है, तब तक यांग शिन के लिए जुझो पर हमला करने के लिए सेना भेजना मुश्किल नहीं होगा। यह ठीक वैसा ही था जैसा उसने आज सुबह मैडम जू से मिलते समय कहा था। उसके दिल में अभी भी एक सीमा थी, इसलिए वह बचाने या न बचाने के बीच झिझक रहा था और फिलहाल फैसला करना मुश्किल था। किसी भी समय जब तक उसे उस साल कियाओ परिवार की चालाकी याद आती है, उसके दिल में नफरत फिर से बढ़ जाती है। उसकी युवावस्था के दौरान उसके माता पिता के एक साथ मरने का दृश्य हड्डी की तरह दर्दनाक था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अंधेरा न केवल गायब हो गया, बल्कि उसके दिल में और भी गहराई से जड़ें जमाता गया। बस इतना ही कि उसने कभी इसे नहीं दिखाया। उसे धीरे धीरे यह भी एहसास हुआ कि जिस क्यू परिवार की महिला से उसने शादी की थी, वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसने उसे खुश भी किया। न जाने कब से उसकी बेसुरी हरकतें या भाव भंगिमाएं शायद उसे खुद भी एहसास न हो, लेकिन इससे वह बेचैन और उलझन में पड़ जाता, उसके विचार भी अजीब हो जाते।
वह भी उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करना चाहता था, एक निश्चित दायरे में, उदाहरण के लिए कमरे तक सीमित। जब वह कमरे से बाहर निकलता है तो वह जो आनंद लेती है वह क्यों परिवार के प्रति अपनी घृणा को भंग करने में सक्षम नहीं थी। पहले से ही अपना मन बना रहा था। सामान्य रूप से कपड़े का एक नया सेट पहने हुए एक परी की तरह उसके सामने दिखते हुए यह पता चला कि वह उसे इस तरह से समझाना चाहती थी। कहने की जरूरत नहीं कि वह बहुत बुद्धिमान थी, उसकी कल्पना से भी ज्यादा बुद्धिमान। शब्दों को ध्यान से व्यवस्थित किया गया था और उनमें बहुत प्रेरक शक्ति थी। अगर उसने पहले ही कार्रवाई करने का फैसला नहीं किया होता तो जो उसने कहा उसे सुनने के बाद शायद उसके पास अब आपत्ति करने का कोई कारण नहीं होता। इस समय वेई शाओ की मनोदशा का वर्णन करना कठिन था। मैं नहीं जानता कि यह भावना क्या है, हैरान, खुश, या शायद यह थोड़ी निराशा थी कि वह खुद स्पष्ट रूप से समझा नहीं सका। टियोकियो ने सवाल पूछा, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं? उसने उसके जवाब का इंतजार किया। शुरू से अंत तक लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी उसने अभी भी कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। वह उसके सामने की स्थिति में बैठ गया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अभी क्या सोच रहा है। इससे वह और भी असहज हो गई। वहां पहुंचने के रास्ते में ही उसने सोच लिया था कि उसे क्या कहना है। उसे लगा कि वह कुछ हद तक आश्वस्त हो गई है। जब तक वेई शाओ धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुन सकता था, उसे विश्वास था कि उसे समझाने की संभावना काफी अधिक थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने जो कहा उसका उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। या वह अभी भी हिचकिचा रहा था? उसे संकोच करने का अधिकार है, लेकिन उसे नहीं। इसके अलावा ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वह निश्चित रूप से उसे समझाने की पूरी कोशिश करेगी। वह घुटनों के बल बैठी थी। अचानक उसने अपनी पीठ सीधी की, अपनी 10 उंगलियां धीरे से मेज पर रखीं। पति ने मुझसे दुयेन चाओ की वजह से शादी की। अब दुयेन चाओ तुम्हारे साथ एक ही थाली में परोसे गए मांस की तरह है। अगर इसकी गारंटी हो सकती है तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम उसे क्यों देना चाहती हो, फिर उसे किसी बाहरी व्यक्ति के मुंह से छीनना चाहती हो। वेई शाओ और उसने एक दूसरे को देखा, फिर भी कोई भाव नहीं था। इस बार अगर दुयेन चाओ पति की बदौलत इतनी किस्मत वाली हो पाती है तो मैन बहुत आभारी होगा। जियाओ कियाओ की आवाज बहुत कोमल थी। अचानक वह एक तरफ झुक गई। उसके होंठ धीरे से उसके अभी भी कसकर बंद होठों को छू रहे थे। उस पल में जब उनके चेहरे एक दूसरे के करीब थे, जियाओ कियाओ की सुंदर नाक की नोक एक कोमल और ठंडी जेड की तरह थी, धीरे से दूसरे व्यक्ति के गाल को छू रही थी। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल-मिल गई थी, फुसफुसाते हुए और उलझते हुए। वेई शाओ के एडम के सेब में थोड़ी हलचल हुई। मेरे पति अभी भी व्यस्त हैं। मैं उन्हें अब और परेशान नहीं कर सकती। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगी। क्यों उसे छोड़कर फिर बैठ गया, थोड़ा झुका, फिर खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। अपने दहेज के पैसे कपड़े बनाने के लिए रख लो। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने अचानक अपने पीछे वेई शाओ को यह कहते सुना। उसका स्वर उदासीन था लेकिन उसमें चिढ़ाने का संकेत था। वह रुकी और पलटी। वेई शाओ छोटे से स्टाल से उठे, अपनी आस्तीन लहराई और जल्दी से जियोकियाओ के पास से गुजरते हुए दहलीज से गुजरे। सामने के हॉल में युयांग के 20 या 30 नागरिक और सैन्य अधिकारी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अंत में जब उन्होंने वेई शाओ को पीछे के हॉल में देखा तो हर कोई तुरंत ठिठक गया और 2 समूहों में विभाजित हो गया, असाइनमेंट की प्रतीक्षा में। वेई शाओ ने आदेश दिया,
ली डियान को ग्रैंड जनरल नियुक्त किया। 1,50,000 सैनिकों और घोड़ों की कमान संभाली। उन्हें शी में वापस 5 मार्गों में विभाजित किया। बाएं मार्ग की कमान ली चोंग ने संभाली। इन 5 जनरलों ने उसी दिन अपने अधीनस्थों को सेना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वेई शाओ ने वेई क्वान विभाग के प्रमुख को ग्रैंड मार्शल के रूप में कार्य करने और प्रावधानों को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने खुद भी एक जोड़ी कुलीन निजी रक्षकों को दूसरी दिशा में ले जाया। जनरलों ने अपने सैन्य तावीज प्राप्त किए और एक एक करके चले गए। केवल वेई लियांग ही उसके पास बचा था। सबको अलग होते और नाम न बताते देखकर उसने सोचा कि वेई शाओ को अब उस पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पिछले साल उसने नू जून को उसके साथ ले जाते समय खो दिया था। वेई लियांग चिंतित होकर उसके पास गया और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि जून हो को अपने अधीनस्थों पर भरोसा नहीं है? वेई शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल, आप इस्तेमाल किए जाने के योग्य हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे आखिर में छोड़ा। वेई लियांग को पता नहीं था। वेई शाओ उसके कान में झुके और कुछ शब्द फुसफुसाए। वेई लियांग बेहद आश्चर्यचकित थे। पुरुष और घोड़ों सभी भोजन लूटते हैं और इसे यहाँ वापस लाते हैं। जी ने दिल से हंसते हुए कहा, मार्किस की शानदार योजना। अगर जू झो खो जाती है तो टाई ताई को सुरक्षित रखेगा। वह निश्चित रूप से शहर को बचाने के लिए लौट आएगा। चेन लियांग ने अपनी बेटी लियांग बाई को खो दिया। टाई ताई एक चिकन चोरी करने में विफल रही और एक मुट्ठी भर चावल खो दी। दोनों को देखो। क्या हम अभी भी ससुराल वाले हो सकते हैं? वेई शाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला दुयन चाओ के अस्तित्व से संबंधित है। कोई गलती नहीं हो सकती। जनरल, अपने काम में सावधानी बरतना याद रखें। वेई लियांग ने हंसना बंद कर दिया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, महाराज, निश्चिंत रहें। आपके अधीनस्थ को पिछली बार का सबक अभी भी याद है। वेई लियांग निश्चित रूप से 100 गुना अधिक सावधान रहेगा और निश्चित रूप से उस भरोसे को निराश नहीं करेगा जो उसने उस पर जताया है। सुबह का सूरज शहर में चमक उठा और लोगों को भी एहसास हुआ कि माहौल शांत होने लगा है। सैनिकों की प्रत्येक कंपनी लगातार 3 दिशाओं से शहर में आगे बढ़ी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और फिर पश्चिमी गेट के ठीक बाहर घास के मैदान पर हमला किया। सैनिकों की संख्या इतनी अधिक थी कि झंडों ने आसमान को ढक लिया था और अंत नजर आने लगा था। तभी खबर फैली कि जुन हो ट्रान लुओंग से लड़ने के लिए शी यी में एक बड़ी सेना लाना चाहता था। लोग हमेशा वेई शाओ की सेना से डरते थे, इसलिए यह सुनकर वे और अधिक भोजन लाने के लिए पश्चिमी द्वार की ओर दौड़े। ग्रैंड मार्शल वेई क्वान ने युयांग के लोगों को धन्यवाद दिया और फिर चतुराई से मना कर दिया। युयांग में युद्ध की तैयारी का माहौल था और वेई की हवेली की ऊंची दीवारों के अंदर माहौल भी हमेशा से अलग था। मैडम तू और मैडम झो को पता था कि वेई शाओ सेना भेजने वाले थे और मोहरा रास्ते में था। हालांकि वे अलग होने के आदी थे, लेकिन हर कोई अलग होने के लिए अनिच्छुक था। यह जानते हुए कि वेई शाओ दोपहर के बाद जाने से पहले अलविदा कहने के लिए जरूर वापस आएगा, मैडम तू ने चूथी और ट्यू क्यू को प्रतीक्षा करने के लिए सामने वाले हॉल में ले जाया। मैडम तू की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह अलग नहीं थी, बस वहां बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। चूथी, जो उसके बगल में खड़ी थी, चिंतित दिख रही थी। उसकी आंखें भी थोड़ी लाल थीं। कभी कभी वह चुपके से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती, अपनी आंखों के कोनों को पोंछती। यह देखकर मैडम तू, हालांकि उसे यह पसंद नहीं था, कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। ट्यू क्यू 2 लोगों के साथ बैठ गई और समाचार प्राप्त करने से पहले अंधेरा होने तक इंतजार किया। वेई शाओ सैन्य मामलों में व्यस्त था। उसे डर था कि वह इस समय वापस नहीं आ पाएगा। उसे चिंता थी कि उसकी दादी और माँ उसका इंतजार कर रही होंगी।
उसने उन दोनों को पहले आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने को कहा। जब वह वापस आएगा तो अलविदा कहने आएगा। तभी मैडम टू ने सभी को अपने कमरे में वापस जाने का आदेश दिया। आज सुबह सुबह, हालांकि वेई शाओ ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन जाने से पहले उसके शब्दों से भी पता चलता था कि उसने दुयन चाओ को बचाने का फैसला किया था। कार्यालय से निकलने के बाद वेई शाओ का मूड आखिरकार काफी सहज हो गया। जब मैडम जू ने सभी को उनके कमरों में वापस बुलाया तो वह प्रतीक्षा कक्ष में बैठी रही। बहुत देर हो चुकी थी, भोर हो चुकी थी, बैल का समय करीब था। वह अब और सहन नहीं कर सकती थी। वह अपने कपड़े पहने हुए बिस्तर पर झुक गई। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली होने लगी, उसके कानों ने झुआन नुओंग की दरवाजे के बाहर किसी से बात करने की आवाज सुनी। उसके बाद कदमों की आवाज आई जिससे वह बहुत परिचित थी। लगभग एक कंडीशन रिफ्लेक्स की तरह जियाओ कियाओ की आंखें पूरी तरह से खुली भी नहीं थी कि वह तुरंत उछल पड़ी। वेई शाओ वापस आ गई थी। अध्याय 40। अनुवाद और संपादक। जियो सेंजियो कियाओ के पास अपने जूते पहनने का समय नहीं था। वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए बाहर भागी। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि वी शाओ स्क्रीन के माध्यम से अंदर आया। उनके चेहरे मिले, उनकी आंखें मिली। वे एक ही समय में रुके, एक हाथ की दूरी पर। वह इतनी चौकस थी, न केवल इसलिए कि वह मैडम जू और झोउशी के बीच लड़ाई से पहले विदाई के माहौल से प्रभावित थी, बल्कि आंशिक रूप से कृतज्ञता से भी। जैसे ही वी शाओ ने प्रवेश किया, उसने जियो कियाओ को घूर कर देखा, पलक भी नहीं झपकाई। उसकी आंखें सीधी और नंगी थी। टियो कियो को असहज महसूस हुआ जब उसने उसकी ओर देखा। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हारा पति वापस आ गया है? क्या आप पूर्वजों और दादी के पास गए हैं? तुम्हारी दादी और माँ सब जागकर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह खत्म हो गया। वेई शाओ ने फिर भी उसकी तरफ देखा और लापरवाही से जवाब दिया। जियो कियाओ ने अपने होंठ काटे। क्या तुम्हें भूख लगी है? यहाँ है। वेई शाओ ने उसके बर्फ जैसे सफेद दांतों को देखा और उसके लाल होठों को काट रहा था। अचानक उसकी ओर चला। इससे पहले कि वह बोल पाती उसे उठा लिया गया। जियो कियाओ ने जूते नहीं पहने थे। वह उसे बिस्तर पर ले गया और फिर नीचे लिटा दिया। वेई शाओ बिस्तर के पास एक घुटने पर बैठ गया, उसे ध्यान से देखते हुए। मुझे भूख नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसे चूमने के लिए नीचे झुका। कल सुबह जून हो एक अभियान पर जाएगा। कल रात उसने खबर दी थी कि जब वह लौटेगा तो वह प्रत्येक कमरे में अलविदा कहने जाएगा, उत्तरी कमरे से लेकर पूर्व कमरे तक। इसलिए जियाओ कियाओ के कमरे में नौकर अभी तक बिस्तर पर नहीं गए थे। अंत में वह वापस लौटा और चुन नियांग और 2 नौकरानियां उसकी सेवा करने के लिए उसके पीछे चली गईं। वे यह देखकर चौंक गए कि नान जून बेशर्मी से नू जून को बिस्तर पर ले जा रहा था। जुआन नुओंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों नौकरानियों को अभी भी घूरते हुए देखकर उसने हल्के से खांसा और उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। नौकरानी अभी अभी उठी, शर्माते हुए और जल्दी से पीछे हट गई। जुआन नुओंग ने सबसे आखिर में पीछे हटते हुए बिस्तर पर 2 लोगों को प्रभावित करने के डर से बहुत धीरे से चलने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा बंद कर दिया। टियो कियो को उसने चूमा, पहले उसके होठों पर, थोड़ी देर बाद वह उसके गालों, नाक, पलकों पर गया, फिर उसके होठों को फिर से चूमा। पहले उसने अपने होठों को दबाया, फिर उसने उसे अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। चुंबन पिछली रात की तरह लंबा और मजबूत था। उसने उसे चूमने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे सांस फूलने लगी। सहज रूप से अपना सिर हिलाया और संघर्ष किया।
वेई शाओ ने अचानक उसके होंठ छोड़े, दोनों हाथों से उसका चेहरा उठाया और हांफते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही डुएन चाओ को बचाने की व्यवस्था कर ली है। टियो कियो की पलकें थोड़ी कांप उठीं, धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा अपने करीब देखकर टियो कियो ने धीरे से कहा, मुझे भी यही लगता है। उसके गाल जल रहे थे, उसे पता था कि उसके गाल शायद अब लाल हो गए होंगे। ngू थियू तरोताजा लग रहा था, थोड़ा मुस्कुराया और उसे ध्यान से देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। सेना माओ के समय रवाना होगी, मुझे अभी भी जनरलों को बुलाने के लिए जल्दी पहुंचना है, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। उसने जारी रखा। टियो कियो ने शुरू में अभी भी अपनी आंखें नीची की हुई थी, लेकिन अचानक उसे अपने कान के पास यह कहते हुए सुनकर वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने धीरे से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और उसे बैठने के लिए धक्का दिया। वेई शाओ नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसके हाथों का अनुसरण करते हुए बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसके कपड़े उतारना चाहती थी। उसका दिल बेतरतीब ढंग से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल जाना चाहता हो। वह इस समय पहले कभी इतना शांत और आज्ञाकारी नहीं रहा था। उसने अपना सिर नीचे करके उसे अपनी बेल्ट खोलते और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलते देखा। उन दोनों ने बिस्तर पर एक दूसरे के सामने बैठकर लगभग सब कुछ उतार दिया था। जियो कियाओ ने उसे स्थिर देखा, उसकी आंखें सिर्फ उसके शरीर पर टिकी हुई थी। हालांकि वह उसके सामने कभी नग्न नहीं हुई थी, फिर भी वह शर्मीली थी। उसके दोनों हाथों ने उसके सीने के सामने वसंत के दृश्य को ढक दिया, लेकिन उसने उसे खींच लिया। वी शाओ की नजरें उसकी खूबसूरत सफेद फूलों की कलियों पर रुक गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका एडम का सेब ऊपर नीचे हिल रहा था। एक पल बाद उसने अपनी आंखें खोलीं, वहां चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। पर्दा गिर गया। जियो कियाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस दबाव को महसूस करते हुए जो इस समय उसके ऊपर मजबूत युवक का शरीर उसे ला रहा था। उसकी लापरवाह हरकतों में जल्दबाजी का संकेत था, जिससे वह असहज हो गई। लेकिन उसे यह भी लगा कि आज रात उसकी हरकतें बदल गई हैं, इसलिए उसने शांत होकर इसे स्वीकार करने की कोशिश की। जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कोशिश करने के बावजूद उसका शरीर अभी भी थोड़ा तनावग्रस्त था। अचानक उसके कान के लोब को उसने ढक लिया। उसकी कर्कश आवाज को दबाते हुए उसने कहा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दर्द होता है तो मुझे बताओ। मेरे चेहरे पर पैर मत रखो। जियाओ कियाओ ने अभी तक तैयारी पूरी नहीं की थी जब उसने एक हल्की कराह निकाली, अंदर घुसते हुए। उसका शरीर कसकर दबा हुआ था, अंदर दर्द हो रहा था। सौभाग्य से वह बेहद उत्साहित लग रहा था, उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज। बस कुछ बार जोर लगाने पर यह हो गया। फिर भी जियाओ कियाओ अभी भी इतना दर्द महसूस कर रही थी कि उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसके पैर बादलों पर संघर्ष कर रहे थे, उसका पूरा शरीर चक्कर खा रहा था। एक पल बाद वह जाग गई और उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह नीचे देख रहा है। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो उसे विश्वास ही न हो। जियाओ कियाओ अभी भी दर्द में थी। उसकी ऐसी अभिव्यक्ति देखकर वह अचानक हंस पड़ी। हंसने के बाद उसे पता चल गया कि उसका अंत हो चुका है। निश्चित रूप से वी शाओ की आंखों में खतरा चमक उठा। उसने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया, उसे दबाते हुए। बहुत जल्दी जियाओ कियाओ ने महसूस किया कि उस आदमी की चीज दूसरी बार जाग गई है। एक भयंकर आभा के साथ वह चौंक गई। उसने उसके होठों को चूमने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन ट्यू क्यू ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा कि उसे दर्द हो रहा है।
लेकिन वेई शाओ अब पहले की तरह कोमल नहीं थी। अपने होठों को काटते हुए वह रोना चाहती थी। नीचे की हरकतें और भी असभ्य हो गईं। टियो कियो को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने पैरों को बंद करने की कोशिश की और संघर्ष किया, लेकिन वेई शाओ ने उसे जाने नहीं दिया। दोनों बिस्तर पर इधर-उधर लुढ़क गए और इस समय उन्होंने बाहर एक बूढ़ी नानी की आवाज सुनी। क्या दक्षिणी सेना वहां है? मैडम ने बिना सोए पूरी रात पुरुष स्वामी की प्रतीक्षा की। अभी अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। नौकर को आकर पूछने का आदेश दिया। वेई शाओ रुक गई। जहां तक तियो कियू का सवाल है, उसने राहत की सांस ली। लेकिन उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। अभी जब वह अंदर आया तो उसने पूछा कि क्या वह उत्तर और पूर्व के कमरों में गया था। उसने कहा कि वह गया था, लेकिन नानी की आवाज से यह स्पष्ट था कि वह पास नहीं हुआ था। लेकिन अपने पिछले अनुभव से वह ज्यादा समझदार थी। यह देखकर कि वह रुक गया था, उसने विरोध करना बंद कर दिया और उसे आग्रह करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल चुपचाप लेटी रह सकती थी। एक पल बाद वी शाओ ने उसे बाहर निकाला और कपड़े पहनने लगी। जियो कियाओ ने अपने शरीर को ढकने के लिए कंबल खींचा और धीरे से पूछा, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मुझे भी वहां जाना चाहिए? वी शाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक से कपड़े पहनने के बाद उन्होंने कहा, तुम सो जाओ, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्यू क्यू ने जवाब दिया, हाँ। बिस्तर पर लेटकर उसे देखता रहा। यह सोचकर कि वह जा रहा है, वह अप्रत्याशित रूप से रुक गया और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। फिर वापस चला गया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, उसकी ओर देखते हुए। जियो कियाओ को पता था कि उसने अनजाने में उसे अभी-अभी नाराज किया है और उसे नहीं पता था कि अब वह और क्या करना चाहता था। उसने सहज रूप से कंबल को कस कर खींचा और उसे देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तुम्हारा उपनाम मैन मैन है। वेई शाओ का चेहरा उसके चेहरे के करीब था और उसने अचानक एक सवाल पूछा। जियो कियाओ दंग रह गई और सिर हिला दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने नहीं पूछा। वेई शाओ ने उसकी ओर देखा, अचानक मुस्कुराया। उसका हाथ कंबल के नीचे सरक गया और चंचलता से उसकी छाती को दबाया। सो जाओ। उसने अपना हाथ खींच लिया, खड़ा हुआ और चला गया। इस बार वह वास्तव में चला गया। जियो कियाओ ने धीरे-धीरे राहत की सांस ली। जब वह स्तब्ध थी, जुआन नुओंग अंदर आया। उसके चारों ओर कंबल लपेटा और बुदबुदाया, मैंने कभी ऐसा बुजुर्ग नहीं देखा जो इतनी रात को दक्षिणी सेना को बुलाने के लिए किसी को भेजेगा। वह अचानक रुक गई, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। जियो कियाओ ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा। कंबल अभी भी पहले की लाल मूंगफली से सना हुआ था। जुआन नुओंग को आश्चर्य से देखते हुए जियो कियाओ का चेहरा गर्म हो गया। उसने अपने चेहरे पर कंबल खींच लिया। चूथी पूरी रात सोई नहीं थी और अब वह बिस्तर से टिकी हुई थी। वी शाओ के कदमों की आहट सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और करा उठी। वी शाओ उसके बिस्तर के पास आया। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला देखकर उसका रूप वास्तव में थका हुआ था। यहाँ आते समय बूढ़ी नानी ने बताया कि मैडम पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पाई हैं और दिन में थकी भी रहती हैं, इसलिए पहले परेशान होने से होने वाली बेचैनी धीरे-धीरे गायब हो गई। चूथी ने अपनी आंखें खोली, उठने की कोशिश की और कहा, मैं ठीक हूँ, यह सिर्फ एक पुरानी बीमारी है, मैं नहीं मरूंगी। चिंता मत करो। दादी जियांग का पैर टूट गया था और वह अभी भी बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक और नर्स दवा लेकर आई। वेई शाओ ने व्यक्तिगत रूप से श्रीमती झो को दवा पिलाने के लिए पानी डाला। उसने उसे लेटने में मदद की।
जबकि वह उसकी देखभाल करने के लिए एक तरफ बैठ गया। श्रीमती झो ने कहा, मैं अभी थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन नौकर आपको बुलाने के लिए दौड़ा। बेटा, क्या तुम अपनी माँ को परेशान करने के लिए दोषी मानते हो? वेई शाओ ने तुरंत कहा, माँ का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। बेटा, यह हिम्मत कैसे हुई? इसके अलावा मैं व्यस्त नहीं हूँ। चू थी को आश्वस्त किया गया। आपकी सेना कब रवाना होगी? कल मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया, इस डर से कि तुम अभी भी मेरी पिछली मूर्खता पर नाराज हो। अलविदा कहे बिना चली गई। वेई शाओ ने कहा, माँ, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इससे पहले बेटा व्यस्त रहता था, इसलिए उसके पास समय नहीं था। न केवल माँ, बल्कि मेरी दादी भी शायद ही कभी आती थी। माँ ने मुझे जन्म दिया है, मैं उनसे नाराज होने की हिम्मत कैसे करूं? चू थी खुश थी। उसने वेई शाओ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। अब मैं निश्चिंत हूँ। मेरे बेटे, कल तुम युद्ध में जाओगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक राजा का भाग्य है। जिस रात मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैंने छत के चारों ओर एक सुनहरा ड्रैगन उड़ते हुए देखा। मुझे पता था कि एक दिन तुम महान काम करोगे। सुनहरा ड्रैगन। वेई शाओ ने उसे सपने देखने या सुनहरे ड्रैगन को देखने के बारे में अनगिनत बार कहते सुना था। उसने थोड़ी देर तक धैर्यपूर्वक उसकी बड़बड़ाहट सुनी। कुछ देर बाद दवा का असर देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और उसे कंबल से ढक दिया। जब वह जाने के लिए खड़ा हुआ, तो चू थी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, दुष्ट सुंदरी, दुष्ट महिला, यह हमारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने वी शाओ का हाथ कसकर पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। वी शाओ ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। तभी झो शी ने अपनी आंखें बंद की और सो गई। वी शाओ अभी भी उसके बगल में बैठा था। उसे गहरी नींद में समान रूप से सांस लेते हुए देखकर वह खड़ा हो गया और चुपचाप बाहर चला गया। बूढ़ी नानी को ध्यान देने के लिए कहा। ईस्ट रूम से निकलकर वह टियो कियो की ओर चला, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया, पीछे मुड़ा और एक पल के लिए झिझका, फिर नॉर्थ रूम की ओर चल पड़ा। मैडम टू जानती थी कि उसका पोता माओ के समय सेना भेजेगा, इसलिए वह निश्चित रूप से जल्दी निकल जाएगा। कल रात वह उसका इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए फिर से सो गई। अब जब वह जाग गई है, तो वह वास्तव में थोड़ी देर से आ रहा है। पिछले कुछ सालों में अपने पोते को युद्ध में भेजने का दृश्य कई बार हुआ है, लेकिन इस बार मैडम टू को पता था कि इसका एक अलग अर्थ था। यह उत्तर की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच की लड़ाई थी। अगर उसका पोता जीत जाता है, तो वह सचमुच उत्तर का शासक बन जाएगा, महानता हासिल करने से सिर्फ एक कदम दूर। वेई शाओ ने अपनी दादी को विदाई देने के लिए सिर झुकाया और मैडम टू द्वारा उसके लिए डाली गई शराब का प्याला पी लिया। मैडम टू ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें पश्चिमी कक्ष तक पहुंचाया, मुस्कुराते हुए और कहा, अपनी पत्नी से कहो कि वह अपना कवच पहन ले, फिर हमारे वेई परिवार के शक्तिशाली सैनिकों का नेतृत्व करके युद्ध में जाए। दादी यहाँ अपने पोते के विजय होकर लौटने का इंतजार कर रही हैं। वेई शाओ ने मैडम टू की आकृति को धीरे धीरे दूरी में गायब होते देखा, जब तक कि वह उसे और नहीं देख सकता था। फिर वह मुड़ा और पश्चिमी कक्ष में प्रवेश किया। वेई शाओ को श्रीमती झो द्वारा बुलाए जाने के बाद जियो कियाओ भी नहीं सोया। यह जानते हुए कि वह अपने युद्ध के कपड़े पहनकर लौटा है, उसने किसी को पानी लाने के लिए बुलाया और खुद को साफ किया। जुआन नुओंग ने सोचा कि उसने दक्षिणी सेना के साथ अपनी शादी बहुत पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने आज ही लैक होंग को देखा था। उसका दिल सवालों से भरा हुआ था। वह खुद को ट्यू कियू से पूछे बिना नहीं रह सकी,
लेकिन वह चुप रही और कुछ नहीं बोली। जब दोबारा पूछा गया तो उसने उसके साथ खराब व्यवहार किया। जुआन नुओंग को पता था कि वह कुछ नहीं कहेगी, इसलिए उसने हार मान ली। उसे कपड़े पहनाने में मदद करें, फिर नौकरानी को बुलाकर मेकअप करवाएं। थोड़ी देर बाद वेई शाओ वापस आ गया। कवच भारी था। क्यू क्यू को उसे पहनने में मदद करने के लिए गीली नर्स से पूछना पड़ा। इस समय वेई हवेली का मुख्य द्वार खुला था। दरवाजे के बाहर रोशनी दिन की तरह उज्ज्वल थी। जनरल ली डियान ने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए सेना का युद्ध में स्वागत किया। सींग की गहरी और राजसी ध्वनि और पूरी सेना की "हम लड़ेंगे और जीतेंगे" की आवाज धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची। जियाओ कियाओ ने वी शाओ को उसके कवच पर आखिरी कंधे का पैड पहनाने में मदद की, अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। वह बाहर से बेहद खूबसूरत था, लेकिन अब उसने युद्ध के कपड़े पहने हुए थे जो कई लोगों के खून से सने हुए थे। उसका पूरा शरीर एक वीरान जानलेवा आभा से ढका हुआ था। जियाओ कियाओ ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मेरा पति निश्चित रूप से युद्ध जीतेगा। वी शाओ की अभिव्यक्ति अपनी मूल गंभीरता पर लौट आई। उसने थोड़ा सिर हिलाया, कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गया। अंत में उसने बस एक बार उसकी तरफ देखा, चाय की मेज पर तलवार उठाई, मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया।